आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इसको। और इस लेसन में सबसे पहले हम जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो होगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं इसको। और बेटा आप सभी को याद होगा कि हम लोग इससे पहले एक ऐसा ही लगभग आर्टिकल पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन उसको हमने फाई ई से लिखा हुआ था और उसका कैलकुलेशन करते थे ई डॉट ए से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल कराने से हमको वैद्युत फ्लक्स मिलता था। उसी तरह की लगभग एक क्वांटिटी आज और हम स्टडी करने चल रहे हैं जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। मैं आपको बता दूं, फ्लक्स का मतलब बड़ा सीधा साधा होता है। फ्लक्स का मतलब एक तरीके से ढेर होता है। अब अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड कहीं से भी पास होता है, हमने मान लिया कि बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की तरफ है, चुंबकीय बल रेखाएं। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इधर से इधर की तरफ है, आपके लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह से, अब अगर उन चुंबकीय बल रेखाओं में बीच में हम ऐसा कोई प्लेन लगा देते हैं, उस पे अगर बीच में हम कोई प्लेन लगा देते हैं तो वो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो इस तल से गुजरना स्टार्ट हो जाएंगी। कितनी बल रेखाएं इस तल से गुजरेंगी ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि इस तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होंगी या कम होंगी। दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इधर से इधर की तरफ है, अगर हमने उसमें इतना बड़ा एरिया लगाया है और इसकी जगह अगर हम इतना बड़ा एरिया लगा देते हैं, तो अब आप बता सकते हैं किससे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। इससे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी या इस तल से गुजरेंगी? इस वाले तल से गुजरेंगी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं। ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि इसका क्या ज्यादा है? एरिया ज्यादा है। तो अब हमको एक बात समझ में आई कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है या किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं वो एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया जितना बड़ा आप लगाओगे उतनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, अगर एरिया छोटा लगाओगे तो बल रेखाएं कम पास होंगी। ठीक है। अब एक और चीज देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर की तरफ बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये ऐसे, उसमें हमने एक एरिया ऐसा लगाया इतना बड़ा और एक एरिया लगाया हमने इतना बड़ा। इस वाली सरफेस का एरिया ज्यादा था, इस वाली सरफेस का एरिया कम। तो अब आप समझ सकते हैं कि इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है। 1 2 3 4 5 लाइन्स इससे पास हो रही हैं। लेकिन जब एरिया हमने छोटा कर दिया, देखो क्या नहीं बदला, क्या बदल दिया हमने। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, इसका एरिया A1 मान लेते हैं और इसका एरिया A2। चुंबकीय क्षेत्र हमने नहीं चेंज किया, हमने एरिया चेंज कर दिया। तो एरिया चेंज करने से बल रेखाओं की संख्या, उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बदल जाएगी, कम हो जाएगी।
अगर आप एरिया कम कर देंगे तो कम हो जाएगी। अब केवल 2 ही लाइंस जा रही हैं, देखो इससे, समझ आया आपको? अच्छा, एक दूसरी चीज देखिए, एक दूसरी जगह पर हम गए जहां पर बल रेखाएं ही ऐसी नजदीक नजदीक। बल रेखाओं का नजदीक होना क्या संकेत देता है, बता सकते हैं आप मुझे? कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण जब हम पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया उस पे कि जो बल रेखाओं का जो डेंसिटी होती है अगर ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। यहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, एरिया हमने ये छोटा वाला यहां लगाया केवल, बस इतना बड़ा A2 एरिया हमने वहां लगाया। यहां जब हम ये वाला एरिया लगाते थे तो केवल 2 लाइंस पास होती थी। यहां जब हम ये एरिया लगा दिया तो कितनी लाइंस पास हो रही? 1 2 3 4 5 6 लाइंस पास होती हैं। अब आप क्या समझ गए? देखो इस वाले केस में देखिए क्या हमने नहीं बदला, B नहीं बदला, क्या बदला? A, उससे क्या बदल गया? तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, यहां पर इससे और इसमें फर्क देखिए, इसमें हमने एरिया बदला क्या? नहीं बदला, जितना एरिया यहां था उतना ही एरिया यहां लगाया, एरिया नहीं बदला। इस बार हमने क्या बदल दिया? B बदल दिया। लेकिन आप देख रहे हैं तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कैसी है? चेंज हो गई। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं वो 2 बातों पर डिपेंड करेंगी, एक तो क्षेत्रफल पर निर्भर करेंगी और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करेंगी। और दोनों के साथ कैसा रिलेशन होगा उनका, क्या विलोमानुपात में होगा या अनुक्रमानुपात में होगा? तो देख लेते हैं। क्षेत्रफल बढ़ाने से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ी कि घटी? बढ़ी। अनुक्रमानुपात में कि विलोमानुपात? अनुक्रमानुपात। B को बढ़ाने से बल रेखाओं की संख्या इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? इंक्रीज हो गई। तो B बढ़ता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी अनुक्रमानुपात में ही रहेगा कहीं ना कहीं। समझ आया आपको? तो किसी भी तल से जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उससे जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या के लिए हमने एक नाम बनाया और उस नाम को ही बोला गया चुंबकीय फ्लक्स। तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि चुंबकीय फ्लक्स हम किसको बोला करेंगे तो आंसर है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। उसके लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई। अगर वो क्वांटिटी ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी कैसी है? ज्यादा। अगर वो क्वांटिटी कम है तो हम समझ जाया करेंगे कि तल से गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या भी कैसी है? कम। तो संख्याओं के लिए हमने एक नाम बना दिया और वो नाम ही क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी भाषा में चुंबकीय फ्लक्स आपको बता देता हूं कि क्या होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को? चुंबकीय फ्लक्स। तो सबसे पहले तो यही एक आपको दिमाग में रखना है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल आपने रख दिया है तो उससे चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या गुजरेगी वो संख्या ज्यादा है कम है, ये हम कहां से पता लगा लिया करेंगे? चुंबकीय फ्लक्स से।
तो अगर हमने बोला कि चुंबकीय फ्लक्स तल से गुजरने वाला ज्यादा है, आप क्या समझ गए कि इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कैसी है, ज्यादा। अगर हमने बोला कि इस तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कम है, अब आप क्या समझ गए कि इस तल से पास होने वाली, इस तल से गुजरने वाली, इस तल से बद्ध, ये वाला वर्ड भी हम यूज करेंगे, लिंक्ड, कि तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अगर कम है, इसका मतलब इस तल से कम बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो किसी भी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के लिए हमने एक नाम बनाया, और वो नाम क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। याद हो रहेगा सबको। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो अभी आपने देखा कि एरिया ज्यादा तो भी बल रेखाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। अब बार बार हम बल रेखाएं नहीं बोलेंगे, अब बल रेखाओं की संख्या की जगह हम क्या नाम ले लिया करेंगे, सीधे फ्लक्स नाम लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हमने एरिया बढ़ाया तो भी फ्लक्स ज्यादा हो गया, अगर हमने एरिया कम कर दिया तो फ्लक्स कम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, हमने बी बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा, और हमने बी कम कर दिया तो भी फ्लक्स कैसा हो गया, कम। इसका मतलब दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है इसका। तो कैलकुलेशन का हमने एक मेथड बनाया, और ये बिल्कुल सेम वही था जो मेथड आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन का था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन का मेथड क्या था, E इंटू ए, कि अगर वैद्युत क्षेत्र E है और उसमें कोई A क्षेत्रफल वाला तल अगर रख दिया गया है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते थे और इसका एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा देते थे आपस में, उससे हमें वैद्युत फ्लक्स मिल जाता था। सिमिलरली चुंबकीय फ्लक्स के लिए भी उसकी गणना के लिए हमने एक मेथड बनाया, और वो क्या बनाया, अब यहां से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या बनाया, कैलकुलेशन का मेथड क्या बनाया है कि यदि किसी बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ए क्षेत्रफल वाला कोई तल क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है तो तल बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया जाए, उस वक्त उससे बद्ध, किससे, तल से बद्ध गुजरने वाला, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, उससे बद्ध यानी कि लिंक्ड जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो B इंटू ए के बराबर आएगा। मल्टीप्लाई करा देंगे और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमको उससे गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को आप याद करें, जिस तरीके से वैद्युत फ्लक्स को हमने फाई ई से रिप्रेजेंट किया, उसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स को भी हम एक सिंबल बना सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के हम लिए हमने सिंबल बनाया फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, B इंटू ए से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन याद रहे शर्त क्या है कि जो तल रखा होना चाहिए वो चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत रखा होना चाहिए। ठीक है, अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है उस समय क्या कंडीशन होगी, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप इसको अच्छे से समझें। अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता हमने B मान ली, और यहां पर जो हमने तल रखा ना, वो तल ऐसा रख दिया, बिल्कुल ये तल बना दिया हमने प्लेन। ये आपको साइड से दिखाया जा रहा है तो एक लाइन जैसा दिख रहा है। जैसे अगर हम इसको ऐसे आपको दिखाएंगे तो आपको केवल ये लाइन दिखेगी और तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट लाइन, दिस इज अ प्लेन। तो जब आप सामने से देखेंगे ना, इसको इधर से देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, ऐसा। किनारे से देख रहे हैं, साइड से वो लाइन जैसा दिख रहा है आपको। और इसका क्षेत्रफल कितना बनाया हमने, ए क्षेत्रफल का तल है ये, और बिल्कुल लंबवत रखा। किसके साथ लंबवत रखा, देखो बी के साथ इसका जो तल है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा। अब आप जानते हो अगर मैं इस तल में एक
एरिया वेक्टर खींचने जाऊं, क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे बनेगा? आप जानते हैं तल के लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल सदिश ये ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जो है या जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा रखा है? लंबवत। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। वेरी गुड। तो दो भाषाएं हैं, देखो यहां पर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आपको। पहला, तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? 0 डिग्री या 90 डिग्री? सोच लो। तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री। बिल्कुल सही। यानी कि तल चुंबकीय क्षेत्र में कैसा रखा है? लंबवत। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि उस सिचुएशन पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ समांतर हैं। उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अब समझ आ गया? अच्छा, तो उस समय तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अब हमको एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? हर बार जरूरी तो नहीं है ना कि यह तल चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल परपेंडिकुलर ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाएं और ये तल ऐसे रखा हो, उसमें देख रहे हैं आप कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन थोड़ा सा तिरछा कर दिया। ध्यान से देखिए कैसे। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पर बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पर बना लिया और इतना ही बड़ा तल हमने बनाया वहां पर भी। लेकिन इतना बड़ा तल हमने बनाया ऐसे, तिरछा कर दिया उसको थोड़ा। ऐसे तिरछा कर दिया। देखिए उतना ही बड़ा प्लेन हमने यहां पर भी बनाया और उतना ही बड़ा प्लेन हमने यहां बनाया था, लेकिन हमने उसको कैसा कर दिया? ऐसे के बजाय थोड़ा झुका दिया हमने उसको। अब आप देखें पहले उससे कितनी लाइंस गुजरती थी? 1 2 3 4 5 6। अब कितनी पास हो रही? देखो केवल 3 लाइंस पास हो रही हैं। अब आप मुझे बताएं, अभी दो बातों देखी थी आपने। मैग्नेटिक फ्लक्स अभी सबसे पहले हमने देखा दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक बी पर डिपेंड करता है, एक ए पर डिपेंड कर रहा था। अभी आपने देखा। इस बार बताइए हमने क्या बदला? इस बार हमने बी बदला क्या? जितना था हमने उतना ही वहां पर भी रखा। एरिया बदला क्या हमने? जितना बड़ा एरिया हमने यहां लगाया था उतना ही बड़ा एरिया हमने यहां लगा दिया। लेकिन फ्लक्स तो चेंज हो गया। देखो ना आप, यहां फ्लक्स लाइंस जा रही थी 6, वहां फ्लक्स लाइंस जा रही है केवल 3। इसका मतलब ये निकलता है कि जो किसी तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो न सिर्फ बी और ए पर निर्भर करता है बल्कि उसके झुकाव पर भी निर्भर करता है। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ये झुकाव पर कैसे डिपेंड करता है, अब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने फिर से इस तल का एरिया वेक्टर बनाया। इस तल का एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? तल के लंबवत। तो तल के लंबवत कहीं पर भी बना लो आप, हम यहां बना देते हैं। ये एरिया वेक्टर हमने बनाया तल के लंबवत इस डायरेक्शन में। अब आप देखें बी और ए एक ही दिशा में जब होते हैं तो फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आंसर है बी और ए का मल्टीप्लाई करवा दो। बी की दिशा में जितना ए होगा उसका गुणा करा देंगे तो फ्लक्स निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्या इस बार बी और ए एक ही डायरेक्शन में हैं? अब तो नहीं है। हमने मान लिया कि ये कितने कोण से झुका दिया हमने? थीटा कोण है। अब फ्लक्स का कैलकुलेशन किससे करेंगे? तो यदि
तल को चुंबकीय क्षेत्र में यदि तल को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से झुका दिया जाए तो तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए? हमको तो उस समय कैलकुलेशन करना आता है जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब इस कंडीशन में तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो फिर हमको क्या कर लेना चाहिए? एरिया वेक्टर जो ऐसे झुका हुआ है उसका घटक हम बी की तरफ निकाल सकते हैं, ये तो हमको आता है, तो हम बी की तरफ उसका कंपोनेंट बना लेते हैं। अब अगर आप बी की तरफ इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो ये कंपोनेंट कितना बनेगा? अगर बी के साथ ए का ये नीचे की तरफ कोण थीटा है, अगर मैं पूछूं इस तरफ घटक बताओ ए का, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका ए कॉस थीटा। और अब फ्लक्स का कैलकुलेशन करना आ जाएगा हमको। कैसे फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे? हम बी ले लेंगे और वो वाला एरिया लेंगे जो बी की दिशा में होगा। देखो ना, वो वाला एरिया लेना है जो बी की डायरेक्शन में होगा। तो हमने बी लिख लिया और एरिया वो वाला बताओ जो बी की दिशा में है। क्या ए बी की दिशा में है? तो क्या ए कॉस थीटा बी की दिशा में है? आंसर है ए कॉस थीटा बी की दिशा में है, तो हमें उसके साथ क्या लिख देना चाहिए? ए कॉस थीटा। समझ आया? तो अगर तल को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से झुका दिया जाए तो तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं फिर हम लोग। अब ये याद रखें, यहां थीटा किसके किसके बीच का कोण है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण है थीटा। यह आपको बहुत याद रखना है। समझ आ गया? एक अब और एक स्टेप आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार की राशि है? अदिश की सदिश? सदिश राशि है, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और अभी भी हम बी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा रहे हैं बार बार, आप देखो। समझ आ रहा है? तो बी किस प्रकार की राशि है? सदिश। ए किस प्रकार की राशि है? सदिश। इसके ऊपर भी देखो हम वेक्टर का साइन लगा रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि है और एरिया भी एक सदिश राशि है। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, दो सदिश राशियों का गुणा हुआ है, लेकिन फ्लक्स कैसी राशि है? शुरुआत में हमने बताया फ्लक्स का सीधा मतलब होता है ढेर, और ढेर एक अदिश राशि है। तो फ्लक्स किस प्रकार की राशि है? अदिश। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। बी किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ए किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। ए भी वेक्टर, बी भी वेक्टर, लेकिन फाई बी स्केलर। अब आप मुझे बता सकते हैं, दो सदिश राशियों का गुणा हुआ और अदिश राशि मिली। आपने क्लास 11th में वेक्टर के दो तरह के प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं, एक सदिश गुणन कहा जाता था और दूसरे प्रोडक्ट को अदिश गुणन कहते थे। ये कौन सा प्रोडक्ट है उसमें? अदिश गुणनफल है या सदिश गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल क्या होता था? दो सदिश राशियों का गुणा करने से
अगर अदिश राशि मिलती है तो अदिश गुणन, और दो सदिश राशियों का गुणा करने से अगर सदिश राशि मिलती है तो सदिश गुणनफल। यहां दो सदिशों का गुणा करते हैं, अदिश मिलती है तो अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। याद आया? तो अगर फाई का वेक्टर फॉर्म देखेंगे आप, इसलिए फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और आप याद करिए ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता था, तो बी डॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, ये बी ए कॉस थीटा ही लिखा हुआ है यहां पर, तो हम इसको ऐसा भी नोट कर सकते हैं। नहीं समझ में बात आई आपको? तो इस तरह से फ्लक्स कैलकुलेशन करेंगे। फिर से एक बार जल्दी से बताइए, अगर चुंबकीय बल रेखाएं, फिर से फ्लक्स होता क्या है, किसको बोला करेंगे फ्लक्स, तो हमने अगर चुंबकीय बल रेखाओं के सामने एक तल रख दिया है तो तल से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसके लिए हमने एक नाम रख दिया है फ्लक्स। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है फ्लक्स। ये फ्लक्स ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा लाइंस पास हो रही है, फ्लक्स कम, कम लाइंस पास हो रही है। अब फ्लक्स का गणना हमने कैसे की कि अगर तल को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रख दें तो B इंटू ए से करेंगे, अगर तल को चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा झुका देंगे तो B इंटू ए इंटू कॉस थीटा से करेंगे। वेक्टर फॉर्म हमने क्या देखी उसकी, वेक्टर B डॉट वेक्टर ए। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। बट अभी भी कुछ चीजें बची, जैसे चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या रहेगा, तो हम इसका यूनिट बना लेते हैं, फाई बी का मात्रक। बड़ा आसान है, फाई बी के सूत्र में बी आता है, ए आता है और कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा का तो कोई यूनिट है नहीं, बिकॉज दिस इज अ प्योर रेशियो, और जितने भी शुद्ध अनुपात होते हैं उनका कभी कोई मात्रक नहीं होता। शुद्ध अनुपात किसे कहते हैं, देखो अनुपात दो तरह का, एक प्योर होगा और दूसरा प्योर नहीं होगा। कैसे, जैसे आपने पढ़ा घनत्व की एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, द्रव्यमान बटे, तो घनत्व द्रव्यमान और आयतन का क्या होता है, अनुपात। और देखिए इसी में आपने आपेक्षिक घनत्व पढ़ा है, या और भी कोई क्वांटिटी ले सकते हैं, मैं यहां पर ले लेता हूं अपवर्तनांक पढ़ा है आपने। अपवर्तनांक में क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी एक अनुपात है और ये भी एक अनुपात है। इस अनुपात में ऊपर द्रव्यमान और नीचे आयतन है, सेम क्वांटिटी है क्या, नहीं है। इस अनुपात में ऊपर भी साइन थीटा है, नीचे भी साइन थीटा है, सेम क्वांटिटी है। तो ये वाला रेशियो प्योर रेशियो होगा, ये प्योर नहीं होगा। और जितने भी प्योर रेशियो होते हैं उनका कभी कोई मात्रक नहीं होता। ऐसे ही आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। याद आया किसी को, कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व में ऊपर क्या चीज आ रही है, घनत्व, बटे में क्या आ रहा है, घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व भी कैसी राशि है, शुद्ध अनुपात है, इसलिए आपने देखा था आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं था। खैर ये तो एक अलग बात है। फाई बी का मात्रक, इसका मात्रक होगा नहीं, इन दोनों के लिखने पड़ेंगे बस। बी का मात्रक क्या होता है, बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इनटू एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर से इसका मीटर कैंसिल कर दिया हमने, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ये फाई बी का एक यूनिट बनेगा, लेकिन फाई बी का जो एसआई यूनिट बनाया गया, ये बार बार हमको न्यूटन मीटर पर एम्पियर मत बोलना पड़े, इसके लिए हमने इसका एक छोटा यूनिट बना लिया, और वो यूनिट बनाया गया था वेबर। क्या बोलेंगे हम इसको, वेबर बोला करेंगे इसको, ठीक है।
तो आज से फाई बी का मात्रक क्या रहा करेगा, वेबर इसका मात्रक होगा। आप बी और ए इन दोनों के अगर आप डायमेंशंस लिख देंगे तो फाई बी का डायमेंशन आपको मिल जाएगा। क्या हम यहां पर आपको निकाल के दिखा दें? आप पहले ऐसे नोट करना, फिर ऐसे नोट करना और इसके बाद यहां आना। फाई बी की विमाएं देखो, फाई बी के फॉर्मूले यूनिट से आप विमा निकाल लो। यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन का डायमेंशन बताओ, MLT - 2। मीटर की डायमेंशन L अपॉन एम्पियर की डायमेंशन A। सॉल्व कर लें आप इसको, ML2 L इंटू L, L स्क्वेयर, ML2 T - 2 A - 1। This will be the dimensions of phi b magnetic flux। एक और चीज हम आपको बताएं, उसको भी ध्यान से देखिए। फाई का मात्रक हमने क्या बनाया, वेबर। नहीं समझ आया? फाई का मात्रक हमने वेबर बनाया। बी के अभी तक हमने कितने मात्रक बनाए थे? बी का मात्रक आपने लिखे थे, टेस्ला एक मात्रक बनाया था, बी का आपने बनाया था। बी का एक मात्रक अभी अभी हमने यहां नोट किया था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी बी का एक मात्रक था। बी का एक मात्रक गॉस भी आपने बनाया था, और एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते थे। नहीं याद आ रहा है आपको? आ गया? तो बी के अभी तक हमने जो मात्रक बनाए थे, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को टेस्ला बोलते थे, और गॉस एक यूनिट हमने बनाया। आप अगर यहां से देखेंगे तो बी का एक यूनिट और आपको मिलेगा। अब क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए, बी का एक अन्य मात्रक आपको मिलेगा। क्या? फाई का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू ए। यहां से आप देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, फाई अपॉन ए। बी का फॉर्मूला क्या बना, फाई बी अपॉन ए। ठीक है। अब फाई का मात्रक क्या है, वेबर। एरिया का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। तो बी का एक अन्य मात्रक और बन गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आज से बी के मात्रकों में एक और वृद्धि हो गई। बी का एक और मात्रक नया बन गया, क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका चुंबकीय फ्लक्स, उसका कैलकुलेशन। और ध्यान रहे थीटा इसमें क्या होता है, बी और ए के बीच का कोण होता है। ठीक है, नोट कर लें आप इसे। ये जो अभी अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा ना, इसके कैलकुलेशंस हमने देखा। तो अब हम इसमें एक दो स्पेशल कंडीशंस आपको बताना चाहते हैं। देयर आर सम स्पेशल कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, एक कंडीशन हम लेते हैं कि अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो तल कैसा होगा, ऐसा। ये प्लेन बना दिया हमने। अगर ये तल है तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है, तो तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप बताएं, इसलिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री के 0 डिग्री? क्यों, यहां तो 90 लिखा हुआ है। तो आपको यह बता देना चाहिए क्योंकि थीटा वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण होता है, अभी हमने पढ़ा है। और वेक्टर बी और वेक्टर ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का कोण कितना है,
ये 90 डिग्री लिखने से थोड़ी होता है कुछ, लिखने को आप कुछ भी लिख आओ। इसलिए जो फ्लक्स इससे गुजरेगा इस तल से वो सॉरी वो फ्लक्स कितना मिलेगा आपको, उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे बी ए कॉस थीटा, फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया। और आप याद करिए जब हमने तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा था, जो यही कैलकुलेशन बताया गया था, आपको याद आया। और एक मैं चीज बता दूं, इस कंडीशन पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स होगा लिंक्ड टू दिस प्लेन, दैट विल बी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम। This magnetic flux linked to the plane is maximum. याद रहेगा आपको कि ये वाला फ्लक्स जब भी तल लंबवत रखा करोगे मैक्सिमम फ्लक्स ही पास होगा उससे। अब एक कंडीशन 2 ले लेते हैं। यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, अगर हमने जो प्लेन रखा उसको ऐसे नहीं रखा, उस प्लेन को हमने कैसे रखा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो प्लेन भी हमने तल को ऐसा समांतर रख दिया, ऐसे नहीं रखा, ऐसा रखा। फिगर में मैं दिखाता हूं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने जो तल रखा वो कैसे रखा, ऐसा रख दिया, ये प्लेन रख दिया हमने, ठीक है। तो तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तल समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के, समांतर होने पर 90 डिग्री और लंबवत होने पर क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि थीटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और तल के बीच का कोण नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और तल पर खींचे गए लंब के बीच का एंगल होता है, और वो इस समय कितना है, 90 डिग्री। तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको कंफ्यूज कर किया जाएगा और आपसे बोला जाएगा तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो फ्लक्स बताइए। अब आप जैसे ही समांतर कहा जाएगा आप तुरंत 0 डिग्री लेके कैलकुलेट कर दोगे, बट दैट विल बी रॉन्ग आंसर। आप बहुत याद रखिए, फॉर्मूला फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में थीटा वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, और वेक्टर ए की डायरेक्शन तल के लंबवत होती है, बहुत याद रखें। तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस, सरफेस से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स, तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। फिर से वही फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस 90, ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, 0। अब आपको आगे के लिए हमेशा याद रखना है, और ये फ्लक्स कैसा हो गया, मिनिमम। सो फ्लक्स इज मिनिमम। इस कंडीशन में जो भी फ्लक्स आपको मिलेगा वो फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स होगा। और यहां पर फ्लक्स कैसा मिला था, तो फिर से बताओ, तल अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमम।
तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अब फ्लक्स कितना पास होगा? जीरो फ्लक्स पास होगा। मतलब जीरो फ्लक्स पास होगा, व्हाट डू यू मीन कि जीरो फ्लक्स पास होगा? हाँ, एक भी चुंबकीय बल रेखा तल से नहीं गुजरेगी। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है तो इसका क्या मतलब है? उस समय तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब समझ आ गया आपको? प्लीज नोट कर लें।